For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, हम लोगों ने JIGL में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। अभी जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम है इंडियन स्टैंप एक्ट। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये एक्ट पढ़ क्यों रहे हैं और इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू के कुछ सोर्सेज होते हैं और गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू के सोर्सेज होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे वेलफेयर वर्क कर सके, क्योंकि वेलफेयर वर्क जो है वो इन जनरल प्राइवेट सेक्टर के लोग कम करते हैं। अगर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा चीज अगर कंपनी लॉ से हटा दिया जाए तो वैसे केस में और भी प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई भी वेलफेयर काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि CSR एक कंपल्सन बनाया हुआ है, किसमें CSR जो है एक कंपल्सन बनाया हुआ है आपके जो है वो कंपनी लॉ में, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इस CSR के तहत ये बहुत सारे जो है वो कौन से काम करते हैं, जो वेलफेयर के वर्क करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी चीज देखना किनका काम, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी जो है वेलफेयर वर्क तभी कर पाएगा जब उनके पास क्या रहेंगे, वरना जो है वो हाल पाकिस्तान वाला होगा कि ना आपके पास कोई चीज है, आप वेलफेयर कब कर पाएंगे ये बताइए। जब जेब में पैसे होंगे, उनके पास अभी ना इलेक्ट्रिसिटी ना किसी और चीज के लिए पैसे वगैरह है। कहा गया कि ऐसा स्थिति अपने देश का भी ना हो, इसलिए यहाँ पे पैसे को जो है वो रिकवर करने का और पैसे को कलेक्ट करने का रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास बना रहे, इसके लिए बड़े सारे सोर्स है, जिसमें से एक इनकम टैक्स है, एक GST है और उसके बाद अगर मेजर कोई चीज है तो वो स्टाम्प ड्यूटी है। लेकिन जब भी ऐसा कोई भी जो है वो फाइनेंशियल एक्ट बनाया जाता है तो उसमें कहा गया कि कंट्रोल जो है वो चला जाता है ज्यादातर यूनियन लिस्ट में। हमारे देश में 3 लिस्ट बने हुए, जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, इसी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। हमारे देश में स्टेट और सेंट्रल को अलग अलग किया हुआ है। कुछ ऐसे जो है वो एस्पेक्ट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि कानून कौन बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी बिहार के लिए कानून बिहार में जो है वो बनेगा, उसमें जो है वो सेंट्रल लेवल पे इंटरफेयर नहीं होगा। दिल्ली के लिए दिल्ली में बनेगा, ऐसे यूपी के लिए यूपी में बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। कुछ ऐसे लिस्ट है जिनको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। उस लिस्ट में जितने भी तरह के चीज दिए हुए उससे रिलेटेड जितने भी नियम कानून बनाने हैं वो कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एक हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें जो भी आइटम दिए हुए उस पर नियम बनाने और कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अभी जिस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है वो कंप्लीटली जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। यानी कि ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो अपने राज्य में कितना स्टाम्प ड्यूटी लगाएंगे। अब बात ये होती है कि स्टाम्प ड्यूटी का सेंस क्या हुआ। कहा गया कि स्टाम्प ड्यूटी वो तरीका है जिसके जरिए रिवेन्यू अर्न किया जाएगा और यहां रिवेन्यू अर्न कौन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो अपने राज्य में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सके या कोई वेलफेयर वर्क कर सके। कहा तो स्टाम्प ड्यूटी किन चीज पे लगाएंगे, कहा वही तो हम पूरे एक्ट में पढ़ेंगे कि किन किन चीजों पे हम स्टाम्प ड्यूटी लगा सकते और किन चीज पे नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अगर किसी चीज पे स्टाम्प ड्यूटी लगाना कंपलसरी है और हम भूल गए, नहीं लगाया, तो क्या होगा। अगर किसी चीज पे स्टाम्प ड्यूटी लगाना था, हमने लगाया लेकिन एडिक्वेट नहीं लगाया, यानी जितने का लगाना चाहिए था उतने का नहीं लगाया। अब कह रहे हैं कि अगर हमें स्टाम्प ड्यूटी लगाना चाहिए था, हमने लगाया, जितना लगाना था उससे ज्यादा लगा दिया। पॉसिबल, गलती में हुआ, नहीं थी जानकारी, हमें लगा कि शायद इस पे जो है वो 200 रुपए लगेंगे, हमने इस पे जो है वो 2000 का स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया। क्या पैसे हमें वापस मिल सकते हैं। किसी चीज पे स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 2000 लगाना था, हमने उस पे जो है वो 1000 का लगा दिया, क्या उसकी वैलिडिटी रहेगी? क्या हमारे पास मौका मिलेगा उसे ठीक करने का? और अगर ये मौका मिलेगा तो ये किसके पास पावर दिया हुआ, हम किसके पास जाकर के फरियाद लगा सकते कि देखिए हमने स्टाम्प ड्यूटी तो लगाया था लेकिन जो है वो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो पूरा नहीं था, या हमने स्टाम्प ड्यूटी जो है वो एक्सेस दे दिया, या हमने स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं किया। कल के डेट में अगर हम लॉ ऑफ कहीं भी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और वहां पे जो है वो कहते हैं कि हमारे इस चीज को एविडेंस के रूप में लिया जाए, जिस पे स्टाम्प ड्यूटी लगना था और हमने स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाया, तो उस केस में क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या उस पे जो है
वो स्टाम्प ड्यूटी दोबारा लगा देने पे वो वैलिड माना जाएगा। इन सारे चीजों का हमें यहाँ पे क्या करना है, जवाब ढूंढना है। इतना ही नहीं, जैसे हमने जो है वो प्रोमिसरी नोट्स पढ़ा था, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, आप किसी जगह पेमेंट करते हैं, यहां ही पे करते हैं या कहीं भी पे करते हैं, तो क्या आपको जो रिसीट मिलेगा उस पे भी स्टाम्प लगा होना चाहिए। आप जब स्टाम्प देखते होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसपे आपका जो है वो स्टाम्प जो लगा हुआ रहता है वो टिकट वाला स्टाम्प रहता है। कुछ जगह आप देखेंगे इम्प्रेस्ड स्टाम्प रहता है। इम्प्रेस्ड का मतलब है उससे प्रिंट किया हुआ रहता है। कुछ जगहों पे अब आप देखेंगे कि ई स्टाम्प लगा हुआ रहता है, मतलब एक प्लेन पेपर रहता है, उस पे जो है वो स्टाम्प का वैल्यू लिखा रहता है। जो आप सबसे ज्यादा पहले देखते होंगे वो तो होगा एक स्टाम्प पेपर, जिसपे जो ऊपर की तरफ जो है वो 50 रुपए का और नोट की तरह बना हुआ थोड़ी दूर तक छपा रहता है। और वो टिकट वाला छोटा छोटा वाला तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जिसको एडहेसिव स्टाम्प कहते हैं, चिपकाने वाला स्टाम्प कहते हैं। तो ये कौन सा स्टाम्प किस जगह पे लगेगा, साथ ही साथ उस स्टाम्प को क्या एक बार हमने खरीदा, एक डॉक्यूमेंट पे लगाया, फिर हटा के फाड़ करके दूसरे पे लगा ले, ऐसे ऐसे करके नाखून लगा लगा करके। जैसे बचपन में आप लोग तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा काम करते थे। मैं और मेरा भाई का बड़ा अच्छा दुकान इससे चलता था, बताऊंगा जब हम लोग पहुंचेंगे एडहेसिव स्टाम्प पे। अगर कोई चिट्ठी आया हुआ है और उस पे जो है वो नहीं लगा हुआ है ठप्पा, तो उसको साइड से ऐसे करके हटा लेते थे, फिर किसी चिट्ठी पे लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई स्टाम्प है, एडहेसिव स्टाम्प है, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो। रीजन, गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए। आपने जो है वो अगर एक ही स्टाम्प को 4 बार यूज कर दिया, तो जहां 4 बार गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलना चाहिए था, क्या वहां 4 बार रिवेन्यू मिला? और स्टाम्प एक्ट के तहत किस तरह से अब नया इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसको ई स्टैंपिंग हम कहते हैं। और इस ई स्टैंपिंग को करने के पीछे वजह क्या है? और अगर सही में बोलूं तो इसके पीछे का जो वजह है वो वजह जो है वो घोटाला ही है। क्योंकि हम तो तभी सुधरते हैं जब कोई कांड हमारे साथ हो जाए, और वही एक हमारे साथ स्कैम और एक कांड हुआ था जिसको तेलगी स्टाम्प घोटाला कहते हैं। बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा स्कैम था। करेंगे बात जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा जो है वो स्टाम्प एक्ट बेसिकली जो है वो किस तरीके से है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कुछ जो है वो पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, और वो डेफिनेशन जो है वो हमें बतलाएगा कि किन किन चीजों पे हमें क्या करना है, स्टाम्प लगाना है। तो चलिए पहले कुछ जो है वो डेफिनेशन देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं जो हमें नहीं पता है। आखिर वो डेफिनेशन देख क्यों रहे? क्योंकि उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टाम्प जो है वो लगाना पड़ेगा। कहा बिल ऑफ लेडिंग, एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि चीज लिखी हुई है। घर पे आप रिवाइज करेंगे तो एकदम सब कुछ आपको ध्यान आ जाएगा, लेकिन पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना रहेगा ताकि आप लैंग्वेज भी सीख सकें। कहा गया कि बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है। मान लीजिए कि एक पर्सन है, इस पर्सन को कोई अपना सामान है, जो सामान जो है वो शिप से बाहर भेजना है। किस चीज से बाहर भेजना है? शिप से बाहर भेजना है। उन्होंने अपना सारा सामान जो है वो ट्रक पे रखा, वो शिप वहां पे डॉक पे पहुंचे, और डॉक पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, जो शिप लगी हुई थी वहां जो पर्सन थे उनको जो है उन्होंने अपना जो है वो सारा का सारा सामान जो है वो सौंप दिया, और उन्होंने बदले में एक क्या दे दी, रिसीट दे दी। रिसीट देगा ना कि मैंने इतना टन ये चीज जो है वो आपको दिया है ताकि आप इसको लेकर के जाए, मैं आपको रेंट दूंगा, किराया दूंगा, फ्रेट दूंगा, लेकिन पहले मुझे रिसीविंग तो दीजिए कि मैंने आपके पास 5 क्विंटल जो है वो सामान रख दिया है, राइट? तभी तो सामने कोई और उसको वहां रिसीव करेगा बाद में। मान लीजिए विशाखापट्टनम पोर्ट पे हमने ये सामान रख दिया, उसने तुरंत हमें एक रिसीट दिया कि यस आई एक्नॉलेज कि आपका 5 क्विंटल सामान हमने क्या किया, यहां पे रिसीव किया। इसको बोलते हैं मेट रिसीव। क्या बोलते हैं? मेट्स रिसीव। मिल गया हमें रिसीट। अब इस रिसीट को हम लेकर के चले जाते हैं, और हम उस दिन आते हैं जिस दिन जहाज डिपार्चर होगा। अभी तो हम बस विशाखापट्टनम पोर्ट पे रख दिए सामान को, और सामान पे को इसलिए रखे क्योंकि हमें एक खास शिपमेंट से उसे भेजना था, लेकिन तुरंत शिप नहीं चला जाता है, उसके जाने का टाइम 1 दिन बाद का है। हमने सेफ साइड रख दिया कि कहीं हम जाम में फंसे रहें और यहाँ पे निकल ना जाए। और ये इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं कि ये किसी के लिए रुकते नहीं, जो इनका टाइम है उस टाइम पे ये क्या होंगे, छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। अब हम उस दिन आ गए, उस दिन जब आए तो हमारा सामान लोड हो गया। किस चीज पे लोड हो गया? शिप पे लोड हो गया। जब शिप पे ये लोड हो गया तो उस समय हमसे जो है वो मेट रिसीट ले लिया जाता है, क्योंकि मेट रिसीट लेने के बाद ही वो उसको क्या करेंगे, लोड करेंगे।
जब हम फिर वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे आपका कौन सा सामान, वो सामान हमारे नाम से थोड़ा ना पहचानते हैं, या आवाज थोड़ा ना देंगे कि इनका सामान किधर है भाई, सामान आवाज लगाओ। तो ऐसे में जो है वो एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो नंबर वहां है, और आपने वो दिखाया मेट रिसीट। अब आपका सामान लोड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मेट रिसीट आपके हाथ में है या चला गया, चला गया, क्योंकि उसी के बाद वो लोडिंग शुरू हुई। अब वो जहाज पे, शिप पे सारा का सारा चीज लोड हो गया। जब ये लोड हो गया तब आपको ये 3 कॉपी में एक दूसरा रिसीट देते हैं। और ये इस बात का एक, देखिए बात को समझिएगा, ये भी एक एक्नॉलेजमेंट है। क्या एक्नॉलेजमेंट अब कर रहे हैं कि आपका सामान हमारे शिप पे लोड हो गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आपने बोला है इसको डिबोर्ड करने, वहां पे हम क्या कर देंगे, डिबोर्ड कर देंगे। जो भी पर्सन इसको लेने के लिए आएंगे उनको हम ये क्या करेंगे, दे देंगे। अब आपको वो 3 कॉपी में जो रिसीट देते हैं उसका नाम है बिल ऑफ लैडिंग। क्या नाम है इसका, जो है वो 3 कॉपी जो है वो क्या कर दिया गया, मिला। एक जो है वो कॉपी रहता है शिप के कैप्टन के पास। किसके पास, शिप के कैप्टन के पास। एक कॉपी आपको दे दिया गया, आपको 2 कॉपी दिया गया। एक कॉपी आप अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी आप उनके पास भेज देते हैं जिनको ये सामान क्या करना है, रिसीव करना है। एक जो है वो किसके पास है, शिप के कैप्टन के पास, एक आपके पास, और एक आप किसको भेज दिए हैं। अब ये जाना है यूएसए। यूएसए के उस पर्सन के पास ये कागज पहुंचेगा। आप कहिएगा सर वो पहले कैसे पहुंच जाएगा, शिप को जाने में 3, 4, 5 कितने महीने लगे, बहुत बहुत दिन लगता है। उससे पहले ये जाएगा या नहीं, उससे पहले तो पैदल छोड़ दीजिएगा तो पहुंच जाएगा बेचारा। तो अब वो पहुंच गया। अब आप जिस मीन से पहुंचाइए, वो बंदा जब ये कागज लेकर के, कौन, हमारा ही कोई पर्सन, एक्स नाम का पर्सन कहां है, यूएसए में है, वो वहां पे उस कागज को लेकर के, जिसका नाम बिल ऑफ क्या है, लैडिंग है, वो लेकर के खड़ा रहेगा। तो शिप का जो कैप्टन है वो देखेगा कि हाँ ये इसी का अपने से मैच करेगा, तब उसको जो है वो सामान उसको हैंड ओवर कर देगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बिल ऑफ लैडिंग। अब ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्या किया गया, बताया गया। तो क्लियर है बिल ऑफ लैडिंग। तो बिल ऑफ लैडिंग क्या हुआ, बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली एक ऐसा जो है वो कहिए इंस्ट्रूमेंट हुआ, एक रिसीट हुआ, विच विल एंटाइटल यू टू रिसीव योर शिपमेंट। और इसका सीक्वेंस किस तरह से है, पहला एस्पेक्ट हुआ जब आप लेकर के पोर्ट पे जाएंगे तो आपको कौन सा रिसीट मिलेगा, इसका नाम मेट रिसीट रखा है, उसको लेकर के आ जाइए। ये लेकर के उस दिन जाइए जब जहाज जिस दिन क्या होगा, डिपार्चर होगा, बोर्ड हो गया, उस पे ये ले लिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग का जो है वो 2 आपके पास कॉपी रहा, एक किसके पास रहा, कैप्टन के पास। एक कॉपी आप हमेशा अपने पास ही रखेंगे, एक उनको भेज देंगे जिनके लिए आप ये सामान भेज रहे हैं, जो उस सामान को वहां क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्लियर है ये, क्या बोलिए, शिप पे मिलेगा आपको, जो कैप्टन है वो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। जब आप जो है वो कहां पहुंच जाएंगे, जिस समय जहाज जा रहा हो उस समय जब आप लोड कर देंगे तब वहां पे आपको मिलेगा। कह रहे हैं कि कन्वेंस का क्या मतलब है और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। कहा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप जो है कोई भी जो है वो राइट, लायबिलिटी या तो क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लिमिट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, या क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट। बहुत डिटेल में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था, जहां पे बहुत सारी बात हमने की थी। तो कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ एक कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप जो है वो किसी को राइट दे रहे हैं, कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, या कोई चीज क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके अंदर इंक्लूड व्हाट, कन्वेंसेस। कन्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी चीज जो आप अपने जीते जी किसी के नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, कन्वेंसेस कहते हैं। जैसे आपका यहां पे है कि इसमें कौन सा चीज शामिल नहीं होगा, विल, क्योंकि नॉर्मली विल कब दिया जाता है, पर्सन के डेथ के बाद उसका जो विल रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हम कन्वेंसेस की अगर बात करते हैं तो कन्वेंस का मतलब क्या हो गया कि आप कब इसको दे रहे हैं, क्या इसमें ये लिखा हुआ है मूवेबल होगा या इमूवेबल, कहा हुआ है कि वो मूवेबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट इन द प्रॉपर्टी।
चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल। एग्जाम्पल देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी किसी को क्या दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं। लीज का मतलब क्या होता है? जब आप किराए पे मकान वगैरह देते हैं तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाया और उसको साइन करके जब उसको ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या कहलाया? कन्वेंस कहलाया। मॉर्गेज, आपने किसी चीज पे चार्ज क्रिएट किया है और वो किस चीज पे है? मॉर्गेज। और अगर वो चीज प्लेज है तो इसका मतलब मूवेबल पे है और पोजीशन क्या किया? और अगर हमने वर्ड हाइपोथिकेशन बोला तो ठीक है। तीन तरीके होते हैं, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेंगे या इमूवेबल पे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके हमने कर्ज लिया, चार्ज क्रिएट किया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम मॉर्गेज है। लेकिन अगर हमने जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने अपना लैपटॉप दिया और लैपटॉप को जो है वो रखा है गिरवी के रूप में, लेकिन अगर मैंने लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया पोजीशन की, जब पैसे दे दूंगा तो लैपटॉप ले जाऊंगा, तो ये प्लेज कहलाता है। मैंने लैपटॉप के कागज दिए और बोला कि पैसे दे दूंगा तो कागज दे दीजिएगा, तो ये क्या कहलाया? हाइपोथिकेशन। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक ही चीज होता है और वो क्या होता है? मॉर्गेज होता है। कहा कि मॉर्गेज कॉम्पोजिशन डीड, कॉम्पोजिशन मीन्स होता है कॉम्प्रोमाइज वगैरह का डीड, कि आप मेरा ये सामान ले लीजिए और मुझे ये सामान दे दीजिए और हमारा है आपका हिसाब क्लियर, तो ये कहलाया कॉम्पोजिशन डीड। ये भी क्या कहलाया? कन्वेंस कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि ये किसी को आप क्या करते हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपका और ये प्रॉपर्टी क्या है? मेरा है, और हमारे आपके बीच में काम खत्म। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज। मेरा प्रॉपर्टी लीजिए, अपना प्रॉपर्टी दीजिए, तो कर रहे हैं ना ट्रांसफर, और उनका भी आपके पास क्या हो रहा है? ट्रांसफर होकर क्या आ रहा है। इसीलिए इसको किस नाम से पुकारेंगे? ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं? कन्वेंस। और ये जिस चीज पे तैयार हुआ उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये कागज पे लिखा हुआ जो है वो डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि मैं आपको जनकपुरी का प्रॉपर्टी देता हूं, बदले में आप मुझे जो है वो लक्ष्मीनगर का प्रॉपर्टी क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। गिफ्ट, जिसमें आप लिखते हैं कि मैं अपने स्वेच्छा से अपना ये सामान आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, ताकि कल के डेट में ये ना हो कि पुलिस मेरे घर आए और पकड़ करके ले जाए कि ये सामान तो उनका है, आपका ये कब से हो गया। तो मेरे पास कौन सा डील रहेगा? मेरे पास जैसे ये कन्वेंस रहेगा, मैं दिखला दूंगा कि ये देखिए इन्होंने मुझे ये क्या किया हुआ है? ट्रांसफर किया हुआ है। लीज, सेटलमेंट, आगे सेटलमेंट और डिटेल में बताऊंगा। सेटलमेंट किसको कहते हैं? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ लीज डीड। कोई भी ऐसा चीज जिसके जरिए आप अपना राइट और लायबिलिटी किसी को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या कहलाया? कन्वेंस। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके जीते जी होगा तो कन्वेंस कहलाएगा, और नहीं तो फिर इसका नाम कुछ और होगा, जो विल हो सकता है या और भी चीज हो सकता है, यानी आपके जीवन काल में ही होगा। और इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके जरिए सिर्फ कन्वेंस ही नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं? आप रिकॉर्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, लिमिट करते हैं, या क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज किसी को दिया नहीं, लेकिन आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जो है वो इतने ही दूर तक जो है अपने सामान को बेचिएगा, दिस इज नॉट कन्वेंस बट दिस इज क्रिएटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कि आप अपने बिजनेस के तहत इतने ही दूर तक सामान बेचेंगे, इससे इधर के एरिया में सामान को मैं बेचूंगा। ये किसके जरिए क्रिएट होगा? ये इंस्ट्रूमेंट के जरिए होगा। लेकिन अगर आपने किसी को कहा कि मैं आपको ये सामान दे रहा हूं और बदले में आप मुझे ये सामान दीजिए, ये जिस चीज पे लिख करके दिया वो क्या कहलाया? इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? कन्वेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जरिए आप किसी को कुछ दे रहे हैं और किसी से आप क्या कर रहे हैं? कुछ ले रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि कोई भी अनसाइंड डॉक्यूमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? जब हमने साइन ही नहीं किया तो हमने राइट लायबिलिटी कहां क्रिएट कर दी? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे साइन नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, आप मुझे ये सामान देंगे, और अगर वो साइंड नहीं है तो क्या उसमें मेरा कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट होगा? कहा नहीं। डॉक्यूमेंट हमेशा प्रॉपरली क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर कोई जो है वो लेटर है जो एक्नॉलेज करता है कि किसी के आपने जो है वो पैसे लिए हैं और इस रेट पे लिया है, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? कहा बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप राइट लायबिलिटी क्या करते हैं? क्रिएट भी करते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसफर भी करते हैं। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए मैंने कहा कि मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं और मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूं, ये मैं आपको दे दूंगा। याद कीजिए, यहीं से तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हुआ था और उसके क्या बनने शुरू हो गए थे? टाइप बनने शुरू हो गए थे। तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो लिखित, वो रिटेन जो है
वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप किसी के राइट लायबिलिटी को असरटेन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यहां पे कहा गया कि क्या फोटोकॉपी ऑफ एन एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट माना जाए, कहा गया कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। इंस्ट्रूमेंट तभी माना जाएगा जब वो ओरिजिनल कॉपी इज साइंड, और अगर उस पे स्टाम्प लगना है, जो कि इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पे प्रॉपर क्या लगा हो, स्टाम्प लगा हो और साइंड हुआ हो। साइंड को दो एस्पेक्ट में कहा गया है, एक है एग्जीक्यूटेड और एक है आपका क्या है, एग्जीक्यूशन। कहा गया कि एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन को रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए साइन और सिग्नेचर पे आते, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। आपको पता है क्या साइन और सिग्नेचर में कोई अंतर है? मत पढ़िए जो है, सिर्फ इधर मेरे तरफ देखिए, पक्का इस समय पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब मना करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, साइन और सिग्नेचर सेम चीज है या अलग अलग है? कैसे अलग अलग हैं? अच्छा, इन जनरल हमें तो यही पता है साइन और सिग्नेचर क्या होता है, सेम होता है। लॉ के अकॉर्डिंग साइन और सिग्नेचर में अंतर है। साइन कहते हैं कि जब भी कोई भी जो है वो एक लिटरेट पर्सन किसी डॉक्यूमेंट पे अपना जो है वो इनिशियल देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइन। लेकिन यहां पे कहते हैं कि सिग्नेचर का मतलब हुआ कि किसी भी तरह का जो है वो मार्क देना, जो इलिटरेट पीपल जैसे थंब मार्क्स भी देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिग्नेचर। इसका मतलब सिग्नेचर इंक्लूड बोथ, चाहे वो आपने क्या किया हो, थंब इम्प्रेशन दिया हो चाहिए। तो कह रहे लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो दैट डॉक्यूमेंट शुड बी व्हाट, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। और कहा कि एन इंस्ट्रूमेंट विच इज चार्जेबल विथ व्हाट, ओनली ऑन बीइंग एग्जीक्यूटेड इज नॉट लायबल टू स्टाम्प अंटिल इट इज, जब तक ये प्रॉपरली साइंड नहीं हो जाता है तब तक आप उस पर जो है स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया और उस पर हमने क्या कर दिया, अगर साइन कर दिया तो भी वैलिड नहीं, स्टाम्प लगा दिया तो भी वैलिड नहीं। तो क्या होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। वो जो स्टैंप के लिए चार्जेबल है, जिसपे स्टैंप ड्यूटी लगता है, वो प्रॉपरली स्टैंप्ड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड भी होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, इज नॉट लायबल टू स्टैंप ड्यूटी अंटिल इट इज साइंड, बिना साइन हुए उस पर स्टैंप ड्यूटी क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि कहा गया कि पहले हमने उस चीज को माना है, तभी तो उतने वैल्यू का उस पर क्या क्रिएट करेंगे, स्टैंप जो है हम लगाएंगे। मतलब अगर एक कोई सामान मैं आपको दे रहा हूं तो उस पर कितने की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर जो चीज इन्वॉल्व है ट्रांसफर के लिए वो कितने का है। जैसे आप प्रॉपर्टी वगैरह जब खरीदते होंगे तो देखते होंगे कि जितना बड़ा जमीन का हिस्सा रहता है उतना ज्यादा क्या लगता है, स्टैंप ड्यूटी। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, सर्कल रेट पे खरीदेंगे। तो मान लीजिए लाख रुपए गज खरीदा है, लेकिन जो है वो जो सर्कल रेट वहां चल रहा होगा मान लीजिए 50,000 रुपए गज, तो वो 50,000 रुपए के हिसाब से ही क्या करते हैं, एग्रीमेंट को साइन करते हैं। और बाकी किस में सेटल करते हैं, कैश में। क्यों, नहीं तो 1 करोड़ रुपए पे उनको लगता क्या, स्टैंप ड्यूटी। ऐसे उन्होंने जगह की कीमत 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए दिखा दी, 100 गज की जमीन है, पहले 1 करोड़ रुपए पे स्टाम्प लगता, अब कितने पे लगेगा, 50 पे लगेगा। और ड्यूटी दी रहती है कि अगर ये फीमेल के नाम से हुआ तो इतना % स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, अगर मेल के नाम से रहा तो इतना % स्टाम्प ड्यूटी, मेल और फीमेल दोनों के नाम से है तो इतना %। दिल्ली में आपका 5, 6 और 7 का स्लैब है, यानी अगर वुमेन के नाम से है तो 5%। अगर वुमेन ने 1 करोड़ का कोई मकान खरीदा है तो उनको जो है वो कितना रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, 5 लाख का। और अगर जो है वो मेल फीमेल दोनों के नाम से है तो 6, और सिर्फ मेल के नाम से है तो। और यही वजह कि आप देखते हैं कि घर में जो भी प्रॉपर्टी लिया जाता है ज्यादातर किसके नाम से, फीमेल के नाम से। और लोग चौड़े हो रहे होते हैं कि चलो अच्छा है, अच्छा नहीं है, कितना पैसा बचाया, 2 लाख रुपए बचे। अगर इस केस में तो कुछ कुछ जगहों पे तो और भी ज्यादा हैवी क्या है, स्टाम्प ड्यूटी है। तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन क्लियर है। जब तक कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट कब माना जाएगा, जब वो प्रॉपरली क्या है, साइंड है। और कहा गया कि साइंड होने के बाद उस पर क्या लगा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी लगा होना चाहिए।
अब यहां पे 3 वर्ड फिर आएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा ही इसीलिए था क्योंकि उस पे जो है वो क्या लगता है, स्टैंप ड्यूटी। किस केस में लगेगा वो देखेंगे। तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज हमें याद है, प्रोमिसरी नोट्स, चेक? तो ठीक है, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं पढ़ा है। जब भी कोई ट्रेड किया जाता है तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के जो है वो चीज लगाए गए। कहा गया कि हर समय लोगों के जेब में कैश नहीं होता है, कि जैसे ही कोई सामान आपने दिया मैंने कैश निकाला और आपको दे दिया, तो फिर डील कैसे होगा? आपने मान लीजिए मुझे सामान दिया और मुझे आपने अगर सामान दिया और मैंने आपको कहा कि मैं 1 लाख रुपए आपका 1 महीने बाद दे दूंगा, ये मेरे तरफ से एक प्रॉमिस हुआ। तो इन्हीं चीजों को जो है वो कागज पे लिखा जाता है और इसी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैंने ये लिख करके दिया कि मैं वचन देता हूं कि मैं जो है वो प्रतिभा को 1 लाख दूंगा, तो ये क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट्स, कि मैंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। अब चाहे आप आइए या आप किसी और को भेजिए, मैं पे कर दूंगा, तो ये क्या कहलाया, प्रोमिसरी नोट्स। एक तरीका हुआ कि आपने 1 लाख का बिल मुझे दिया और मैंने उस बिल को कहा ठीक है ये मैं आपको पे कर दूंगा, या मैंने कहा कि ये मेरे बदले में जो है वो कौन पे करेंगे, नासिर, नासिर है ना, ठीक नाम बोल रहा हूं ना, एक ये जो है वो नासिर पे करेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो है वो चीज मुझे दिया था और मैंने क्या बोला कि ये क्या करेंगे, पे करेंगे, तो ये कहलाया बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या होता है, आप चेक ड्रॉ करते हैं और बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जहां आपका अकाउंट है कि जो भी इस चेक को लेके आके आए उसको मेरे अकाउंट से इतने पैसे क्या कर देना, पे कर देना, तो वो क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। ये तीनों जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। यहां पे बस इतनी ही बात कर रहे हैं कि यही जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, यही हमारा जो है वो आपका जो है वो क्या है, चेक है, और ये जो हमारा प्रोमिसरी नोट्स है, इन पे कब जो है वो आपका स्टाम्प लगेगा ये हमें देखना रहेगा। ठीक है, जो हमने अभी नहीं देखा, हमने तो बस इसको एक्सप्लेन किया है और इसको हम लोग बहुत डिटेल में किस में पढ़े थे, पूरा का पूरा हमारा शायद 3 क्लास लगा था जिसमें हमने इन इंस्ट्रूमेंट को ही समझा था। आसान शब्दों में ये इंस्ट्रूमेंट इतना ही है, लेकिन अब इस पे कितना स्टाम्प ड्यूटी लगाना है और कैसे लगाना है वो कौन सा एक्ट बताएगा, वो बताएगा इंडियन स्टाम्प एक्ट बताएगा। इसके अलावा आपके एक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो है कौन से, बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सामने वाला कहता है कि मैं अंडरटेकिंग लेता हूं कि मैं आपको ये चीज दे दूंगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड। आप देखते होंगे कि आपस में भी जब कोई डील होता है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि बॉन्ड भरवा लो, अगर नहीं भरोसा है तो क्या करो, बॉन्ड लिखवा लो, बॉन्ड भरवा लो। इसका यही मतलब होता है कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट पे स्टाम्प लगाया जाता है और उसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए जो है वो कमिटमेंट करता है कि मैं आपको इतना पैसा इस इंटरेस्ट रेट से क्या करूंगा, पे करूंगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड। यानी बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने एक अंडरटेकिंग ली है और उस अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग सर्टेन अमाउंट या सर्टेन इंटरेस्ट या सर्टेन अमाउंट जो है वो सर्टेन इंटरेस्ट के साथ किसी को सर्टेन डेट के बाद क्या करेंगे, पे करेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड। अब देखिए इन चीजों पे स्टाम्प ड्यूटी और नहीं लगाने जाने को लेकर के क्यों बात होगी, क्योंकि अगर कल के डेट पे मैंने पे नहीं किया तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में ही तो जाएंगे, जैसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे उस पे स्टाम्प ड्यूटी लगा ही नहीं रहेगा, कोर्ट मानेगा ही नहीं, वो एविडेंस ही नहीं माना जाएगा, हटा देगा। इसीलिए स्टाम्प ड्यूटी पढ़ना जरूरी है कि आपको पता रहे कि वो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे अगर नहीं लगा स्टाम्प ड्यूटी तो आपके पास कोई लीगल रिकोर्स अवेलेबल नहीं है, और लीगल रिकोर्स नहीं अवेलेबल है इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपके पास लीगल डिफेंस अवेलेबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो बॉन्ड बेसिकली क्या हुआ, बॉन्ड एक ऑब्लिगेशन है जिसको मैं खुद अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं सामने वाले को इतना रुपया इतने इंटरेस्ट के साथ इतने दिन के बाद क्या करूंगा, पे कर दूंगा, और ये मेरे द्वारा क्या रहेगा, साइंड रहेगा, एंड इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। और स्टैम्प किस बेसिस पे रहेगा, कितने रुपए की बात उस बॉन्ड में की जा रही है इसके बेसिस पे उस पे क्या लगना रहेगा, ड्यूटी। प्रोमिसरी नोट्स में कितना पैसा प्रोमिस करने का मैंने वादा किया है उसके बेसिस पे उस पे क्या लगेगा, स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगेगा। अब देखिए यहां पे बात करते हैं सेटलमेंट का। सेटलमेंट को हमने कहा था कि यह भी एक तरह का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए
कोई राइट, ऑब्लिगेशन या तो ट्रांसफर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो कहा कि सेटलमेंट का मतलब हुआ कि ये एक नॉन टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है। नॉन टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री का मतलब होता है वसीयत। कौन सा? वसीयत, यानी कि जो आपके एंसेस्टर से हमें जो है वो अपने पूर्वजों से मिलता है, उस चीज को हम वसीयत कहते हैं। तो ये वसीयत है या नहीं है? नहीं। कहा गया कि ये वसीयत नहीं है, यानी कि मुझे अपने दादाजी से जो है वो पापा से मेरे पास नहीं आ रहा है, बल्कि उसके अलावा ये है। और कहा किस चीज पे है? तो कहा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो कहा कि ये सेटलमेंट मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किस तरह से हुआ है? तो कहा कि ये इन कंसिडरेशन ऑफ क्या है? मैरिज है। किसी की शादी हुई, बंदा बहुत खुश था, हैप्पी बर्थडे मनाया। कुछ ही दिनों के बाद जो है वो झगड़ा हुआ। कहते हैं कि तू अलग तो तू अलग, मुझे तेरा शकल नहीं देखना है। तो दूसरा कहता है मैं कौन सा मरा जा रहा हूं। अब ऐसा होने के बाद कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा। चाहे ये सेटलमेंट जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट हो, चाहे कहां हो, कोर्ट में। देखिए, सेटलमेंट का मतलब है कोई झगड़ा या कोई विवाद रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं? सेटल करते हैं। या लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, तब हम क्या करते हैं? सेटलमेंट बनाते हैं। तो वाइफ हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो उस चीज को सेटल करते हैं। तो सेटल करेंगे तो भाई इतने पैसे दो या ये प्रॉपर्टी दो। तो कहा कि ये वर्ड क्या कहलाया? सेटलमेंट। किस केस में हुआ है? इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये मत समझिएगा इसको ड्योरी नहीं बोलते हैं, तो दोनों में अंतर है। ड्योरी इज अ नेगेटिव वर्ड, वो लॉफुली अलाउड नहीं है, तो उसके लिए कोई कानून थोड़ा ना बनता। तो सेटलमेंट का मतलब हुआ कि जब जो है वो मैरिज कंसिडरेशन को लेकर के कि शादी खत्म करनी है या अलग रहना है, उस केस में जो भी आपके साथ डील होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेटलमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेटलर अमंग व्हाट? पापा ने दोनों बच्चों के बीच में उठा पटक तेज, ये मेरा, मैं इस पे ऐसे बिजनेस करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये जमीन पे तो मैं गन्ना लगाऊंगा, वो बोलेगा मैं इस पे जो है वो केला लगाऊंगा, वो बोलेगा मैं इस पे सूर्यमुखी उगाऊंगा, वो बोलेगा मैं इस पे गेहूं की खेती करूंगा। अब ऐसे केस में क्या किया जाएगा? तो ऐसे केस में जो है किस प्रॉपर्टी को? प्रॉपर्टी ऑफ द सेटलर। पापा हो गए सेटलर क्योंकि अभी प्रॉपर्टी उनके नाम से, और वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कहलाया? सेटलमेंट। हम ये सेटलमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पे क्या लगना है? बिना उसके सेटलमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एनी रिलीजियस और व्हाट? चैरिटेबल पर्पस। जैसे अगर मान लीजिए कि कल के डेट में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब फिर इसको किसी और तरह से नहीं लेंगे। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, इससे पहले भी उन लोगों के बीच में आपस में सेटलमेंट हुआ था, जिसके तहत कहा गया कि ये जमीन आपका और ये जमीन हमारा, ऐसे करके कुछ सेटलमेंट हुआ था। ये कौन सा मामला हो गया? फॉर एनी रिलीजियस और व्हाट? चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर ऐसा कोई चीज हुआ जो डॉक्यूमेंट पे ये मेंशन किया गया कि इतना दूर का जमीन आपका और इतना दूर का जमीन हमारा, लेकिन उसमें जो चीज इन्वॉल्व है वो क्या हुआ? रिलीजन। तो क्या हो गया? रिलीजियस। अगर यही पप्पा जी दे रहे हैं बच्चे जी को तो क्या हो गया? फैमिली सेटलमेंट हो गया। यही जो है वो मियाँ जी दे रहे हैं बीबी जी को कि भाई बहुत हुआ, ये लो और पीछा छोड़ो, तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। कह रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट एक्सक्लूड व्हाट? रीजन। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा कन्वेंस और सेटलमेंट में। सेटलमेंट वगैरह जो भी होता है उसी समय हो रहा है। दिया, ये लो, ये मकान आपका, ये मकान मेरा, उस मकान में आप सरो, इस मकान में मैं पड़ा रहूंगा। तो ये क्या कहलाया? क्योंकि उसी समय हुआ। पापा ने दोनों बच्चे के बीच में बांट दिया कि भाई इस जमीन तुम्हारा, ये अब इस पे तुम खेती करो और तुम इसमें जो लगाना है वो लगाओ। आपका ये जमीन, मैं इस पे जो है वो नमाज पढ़ूंगा और मैं इस पे पूजा करूंगा। कहा वो कल से होगा। लेकिन विल में जो चीज होता है वो कब से होता है? ये होगा कब? मरने के बाद। तो कहा गया कि सेटलमेंट में क्या कवर नहीं होता है? विल कवर नहीं होता है। क्या कन्वेंस में कवर होता है? कहा वो किसी में कवर नहीं होता, वो अलग ही डॉक्यूमेंट है, उसका नाम ही विल है। ये डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन ये इफेक्ट में ही कब आएगा? जिस बंदे ने लिखा उसके किस चीज के बाद? डेथ के बाद। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ ड्यूटी। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसपे क्या लगेगा? और ड्यूटी का मतलब कौन सा ड्यूटी हो गया? एक्साइज ड्यूटी। सिर्फ और सिर्फ कौन सा? स्टैंप ड्यूटी। और स्टैंप ड्यूटी कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट?
स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। यही वजह है कि आप देखिएगा जीएसटी एक जैसा रहेगा, लेकिन आप स्टाम्प ड्यूटी जिस स्टेट में जाइए बदलता रहेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत प्रोमिसरी नोट्स यहां पे जारी कीजिए कुछ और रेट, यही बिहार में कीजिए अलग, यूपी में कीजिए अलग, राजस्थान में कीजिए तो अलग, क्योंकि ये किसका मैटर है, स्टेट का, और वो कम और ज्यादा इसमें कर सकते हैं। एवरी इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन दिस शेड्यूल इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया आफ्टर, किस डेट के बाद, आज के डेट में ये अप्लीकेबल नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि 1899 के बहुत दिन हो गए। अब ये लाइन लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जो शेड्यूल में दिया हुआ है वो जब भी इंडिया में एग्जीक्यूट होगा उस पर क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। ये तब वैलिड रहता जब हम जुलाई से क्या रहते, पहले रहते, तो हम कह सकते थे कि या मान लीजिए कि आज हम जून 1899 में रहते, डोरेमोन के वो टाइम मशीन से अगर हम पीछे चले जाएं, नहीं है उसके पास, जो वो लोग पीछे चले जाते, क्या तो डोर बोलते, पता नहीं, एनीवेयर में तो कहीं से कहीं पहुंचने का एक ये है जो पेट से निकाल निकाल के यूज करता है, जो भी नाम रहे। फिलहाल अगर हम वहां पहुंचे रहते कब, जून 1899 में, तो ऐसे केस में हम बोल सकते थे कि अभी नहीं, जो कब होगा, अगले महीने से जो बनेगा उस सब पे क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी। आज के डेट में हमारे सारे चीजों पे लगेंगे। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। अब देखिए ये क्या मतलब होता है, एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज, कहा गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह से, अगर मैंने आपको कहा कि आप जो है वो 1 महीने बाद आकर के मुझसे पैसे ले लीजिएगा, तो ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टाइम। 1 महीने बाद मैंने आपको दिया और कहा कि जब मर्जी हो आकर के मुझसे पैसे ले लीजिएगा, तो ये क्या हुआ, ऑन डिमांड। तो कह रहे कि अगर एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन व्हाट, अदरवाइज देन ऑन डिमांड का मतलब दूसरे शब्दों में क्या बोले, इसका मतलब है टाइम बॉन्ड है, कि अगर मैंने टाइम बॉन्ड वाला दिया तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्टैंप लगाना पड़ेगा। प्रोमिसरी नोट कहां पे ड्रॉ हुआ है, ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर आप कोई डील कर रहे थे, सामान बेच रहे थे या खरीद रहे थे, और आपने प्रोमिसरी नोट्स क्या किया है, जारी किया है। प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इन कहां पे, इंडिया, यानी कि ये चीज दो लोगों के बीच में यूएसए में हुआ है। यूएसए में ए और बी ने एक दूसरे से कुछ सौदा किया, ए ने बी को जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और बोला, ए ने बी को क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, और बोला सी से जाकर के ले लेना 2 लाख रुपए या $2 लाख ले लेना। तो इस सिचुएशन में उस पर क्या लगेगा, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। एवरी इंस्ट्रूमेंट किस किस को छोड़ करके, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स को, मेंशन इन दैट शेड्यूल इज एग्जीक्यूटेड कहां पे, आउटसाइड इंडिया and relate to any property situated or any matter done in India and is received in India। मतलब जमीन जो है वो इंडिया में है, आप लोग यूएसए में थे, आप लोगों ने आपस में तय कर लिया कि जो देहरादून में मेरा मकान है वो इतने रुपए में आपका मकान कहां सिचुएटेड है, इंडिया से बाहर या इंडिया में, आप दोनों कहां थे, यूएसए में, इंडिया से बाहर थे, आपने वहां पे किया और आप उसको जो है परफॉर्म जो करेंगे वो चीज कहां पे है, ये डॉक्यूमेंट जिसके जरिए ये ट्रांसफर होगा उस पर क्या लगना जरूरी है, स्टाम्प ड्यूटी लगना जरूरी है, कंपलसरी है। कह रहे कि इन केसेस में स्टाम्प ड्यूटी जो है वो नहीं लगेंगे। कौन कौन से केस, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जल्दी से इसका एग्जांपल दीजिए। अगर हम और आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे को बेचते हैं या एक दूसरे से खरीदते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा या नहीं, पढ़ा हमने, मूवेबल पे लगेगा या नहीं लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगना रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो हमसे जमीन लिया है, कंपलसरी एक्विजिशन किया है, क्यों किया है भाई, तो मेट्रो का लाइन जा रहा था तो हमारा ले लिया, हमें बदले में पैसा देगी या नहीं, तो पैसा दे रही, हम उनको जमीन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो कागज होगा जिसमें हम उनके नाम से ये ट्रांसफर करेंगे, इस पे कोई स्टाम्प ड्यूटी लगना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि पैसा स्टाम्प ड्यूटी का किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है। और ऐसे केस में बोलेगा कि आप मुझे बेच रहे हो, मैं बेच रहा हूं या आप छीन रहे हैं, दो अलग अलग बात होता है। अगर मैं आपको बेचूं अपनी मर्जी से तो बेचना हुआ, कह रहे मेट्रो का लाइन जा रहा है तो आपको जगह देना, तो एक तो मैं जगह दूं और ऊपर से मैं क्या ड्यूटी पे करूं, तो मैं मुक्के ना मारूं, वो तो गवर्नमेंट है, मार नहीं सकता, वरना इच्छा तो यही होगी। तो उन्होंने कहा इसीलिए इस पे क्या नहीं लगेगा,
स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल, किस चीज को, सेल या ट्रांसफर या डिस्पोजिशन, किस चीज को, यानी ट्रांसफर कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कौन सा चीज है, कह रहे हैं कि ये जो है वो शिप, वेसल या एनी पार्ट ऑफ शिप है। शिप का मतलब पानी वाला जहाज, वेसल का मतलब भी पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज एक खास तरह का जिसके बीच भीतर जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो कंटेनर टाइप वाला स्ट्रक्चर बना रहा था, उसको वेसल कह देते हैं, जिसपे जो है वो क्या जाता है हमारा बड़ा, जैसे अगर आप वेसल का एग्जांपल अगर बोले, एन में जैसे आपका समझ लीजिए कि मालगाड़ी का एक डब्बा होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में वो रहेगा और उसको एज इट इज ऐसे उठा करके जो है वो रखा जाता है, उसमें सामान भर करके भेजा जाता है। हाँ क्या बोलते हैं, हाँ कार्गो में ही रहता है, लेकिन उसका नाम वही वेसल ही रहता है। उसमें क्या रखते हैं हम, सामान रख के भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेसल। शिप का मतलब भी क्या हो गया, पानी का जहाज। कह रहे हैं कि इस पे, इसीलिए इसके खरीदने बेचने पे कहीं भी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं, क्योंकि ये किस में गवर्न होता है, कहा कि ये जो है वो अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत होता है और इस पे जो है वो इंडियन स्टाम्प एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। यानी अगर आप पानी वाला जहाज खरीदेंगे, पानी वाला जहाज बेचेंगे, पानी वाले जहाज पे अपना राइट किसी और के नाम से करेंगे, तो ऐसे केस में उस पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी को कार बेचेंगे, किसी से कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, मकान बेचेंगे, तो उस पे क्या लगेगा, स्टैंप ड्यूटी लगेगा। एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ, इन फेवर ऑफ द डेवलपर ऑफ यूनिट, ये जो है इसमें आप करेंगे रेफर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां पे थोड़ा सा बताता हूं। ये हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉ में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। यहां पे थोड़ा सा बात समझ लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग एंटरप्रेन्योर बने, कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक खास एरिया को डिक्लेयर कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कहा कि आप वहां जाकर के मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप वहां जाकर के सर्विस प्रोवाइड कीजिए, हम वहां तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाएंगे और वहां से अगर आप काम कीजिएगा तो हम इसको जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। कहा ये कौन सी बात हुआ, कहा इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा चीज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होगा उतना हमारे पास क्या आएगा, फॉरेक्स आएगा। तो हमने कहा कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, तो कहा इंडिया का पार्ट नहीं कहने से कैसे फॉरेक्स ज्यादा आने लगेगा और कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल जाएगा। कहा कि जब भी हम कोई सामान इंडिया के बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, और जब भी इंडिया में मंगाते हैं रॉ मटेरियल तो उस पर हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ड्यूटी पे करना पड़ता है। कहा कि ऐसा क्यों होता है, कहा ऐसा इसलिए होता है कि अगर इंडियन टेरिटरी से कोई भी चीज इंडिया के बाहर जाएगा, इट शैल बी कंसीडर एज एक्सपोर्ट। कहां से बाहर जाएगा, इंडियन टेरिटरी से बाहर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, किसी भी दूसरे देश से इंडियन टेरिटरी में आएगा तो क्या कहलाएगा। हमने बोला सेज को हम इंडिया का पार्ट ही नहीं मानेंगे। तो मुझे बताइए, अगर यूएसए से कोई सामान यूके जाए तो आप उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाइएगा या इंपोर्ट ड्यूटी। एक मिसाइल वो मारेगा, एक मिसाइल ये मारेगा, दोनों बहुत बड़ा बड़ा कंट्री है। अगर यूके से कोई सामान यूएसए जा रहा है तो क्या उस पर हम कोई ड्यूटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। हमारा जो है वो तभी जो है वो राइट क्रिएट होगा जब या तो इंडिया में आया हो या इंडिया से। हमने कहा कि हम तो इसको इंडिया का पार्ट ही नहीं मानेंगे, यानी वो इंडिया का पार्ट सिर्फ कहने के लिए। जब वो इंडिया का पार्ट ही नहीं तो इसका मतलब अगर हम सेज एरिया में रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, क्यों, ताकि हम उसी क्वालिटी का सामान बना करके कहां बेचे, यूएसए में बेचे। कहा गया कि उस पर हम कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। कहा कि अब आपने सामान बना लिया फिनिश गुड्स, अब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहा कि इस पे भी हम आपसे क्या नहीं लेंगे, कोई जो है वो ड्यूटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसको इंडिया का पार्ट नहीं माने हैं, तो ये एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा। फॉरेक्स जरूर हमारे पास आएगा लेकिन हम उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। यही यहां पे दिया हुआ है कि इस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। ओनली द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विथ अ ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर। ध्यान से सुनिएगा इसका क्या मतलब है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बना, उसमें एक मेन डॉक्यूमेंट है और एक जो है वो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट के जरिए जो है एक राइट क्रिएट हुआ है, जिसमें जो है प्रिया जो है वो प्रीति को जो है वो जमीन बेच रही है। प्रिया ने किसको बेचा, प्रीति को, और साथ में उन्होंने कहा कि इसी जमीन के बदले में ये वाला जमीन भी आप हमें देंगे। अब उसमें दो डॉक्यूमेंट हो गया। तो जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है उस पे क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, और दूसरे पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं।
नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही एग्रीमेंट का क्या है, पार्ट है, कि हम आपको ये जमीन दे रहे हैं और ये तभी जब आप ये जमीन मुझे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो उस पे एक जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है उसी पे सिर्फ क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, दोनों पे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। कह रहे हैं कि ए लीज टू ज्वाइंट टेनेंट रिक्वायर्ड ओनली वन स्टाम्प। जल्दी बताइए इसका मतलब क्या। और मान लीजिए कि अंकित और सचिन भाई भाई दोनों क्या हो गए, साथ में रह रहे। अब जो है वो एग्रीमेंट हुआ, रेंट एग्रीमेंट बनेगा ना, रेंट एग्रीमेंट बना। उस रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एक पार्टी लैंडलॉर्ड और दूसरे पार्टी जो है वो कौन है, दूसरे पार्टी जो है वो आपके जो है वो दो लोग, कौन कौन हो गए, अंकित हो गए और कौन हो गए, सचिन। ये लोग जो है वो दूसरे पार्टी हो गए। तो कहा कि ये दोनों कंबाइंडली जो है वो एक पार्टी हुए और लैंडलॉर्ड कंबाइंडली क्या हुआ, एक पार्टी। इसमें ये नहीं कि सचिन को भी पे करना है कौन सा ड्यूटी और अंकित को भी पे करना है, कहा नहीं, दोनों को पे नहीं करना है। तो किसको पे करना है, का दोनों में से कोई एक ही पे करेगा और वो वैलिड माना जाएगा। बाकी एक बार पॉइंट पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ए कन्वेंस बाय सेवरल पर्सन ज्वाइंटली रिलेटिंग टू देयर सेपरेट इंटरेस्ट इन सर्टेन शेयर्स रिक्वायर ओनली वन स्टाम्प। बताइए आजकल आप लोग शेयर में बड़ा गदर मचाए हुए हैं, तो क्या मतलब है इसका, सेवरल पर्सन कैसे बेच लेंगे। हाँ, यानी शेयर्स जो खरीदा, ये शेयर्स जो है दोनों भाई भाई, सचिन और किसने, अंकित। एक भाई अभी विराट गायब है, हर्ष थोड़े दूर बैठे गए हैं। अब जो है मान लीजिए कि ये दो लोगों ने एक साथ शेयर खरीदा, पॉसिबल, खरीद सकते हैं आप शेयर ज्वाइंट रूप से। अगर शेयर एक साथ खरीदा और शेयर्स को बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंकित भी स्टाम्प ड्यूटी दे और कौन दे, सचिन भी। जितने वैल्यू का शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है उतना क्या किया जाएगा, उतना बेसिकली जो है वो बस आपको स्टाम्प ड्यूटी देना रहेगा, दोनों के लिए डबल नहीं करना रहेगा। If an instrument taken with reference to what its primary object is exempted, then a stamp duty cannot be charged only because matter ancillary to it is included in that matter is chargeable to a stamp duty. जरा ये बताइए तो क्या कह रहा है, ये कर क्या रहा है। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, आप अपने क्लास के लिए सबको बता करके आएंगे अप्रॉक्स टाइम 6:30 to 6:45 का। रीजन ये है कि क्लास के बाद अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो क्लास के बाद पूछ पाएंगे, तो इसीलिए पेरेंट्स को समय जो बता करके आएंगे वो साफ तौर पे बोल देंगे कि मान के चलो हम 7 बजे तक यहां से क्या होंगे, फ्री होंगे, सेफ साइड के लिए, ताकि उनको किसी तरह की चिंता ना हो। क्योंकि हो सकता है आप उस समय तक नहीं पहुंचे तो चिंता हो, तो बता देंगे कि कुछ हमें पूछना रहा या कुछ और डिस्कशन रहा तो तकरीबन 7 बज जाते, क्लास खत्म होते होते 6:30 6:40 हो जाता है। आप सेफ साइड क्या बोल देंगे, 7 o'clock का टाइम, अगर कुछ पूछना वगैरह आपको रहा उस केस में। चलिए ये पॉइंट बताइए क्या कह रहा है, हाँ बताइए। हाँ लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जम्प्टेड देन स्टाम्प ड्यूटी, ये है। तो बोल रहे हैं कि सेकेंडरी और एंसिलरी के कारण जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो उस केस में उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता। आप पेन खरीदने जाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी देते हैं,
10 रुपए के पेन पे 1 रुपया 2 रुपया का स्टैंप ड्यूटी लगाते हैं, तो उसके बाद पेन लेते हैं, दोनों आदमी साइन करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर पेन लेकर के आ जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं। आम खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी सब कुछ लिखा पढ़ी होता है, फिर 1 kg आम चुन चुन करके लेते हैं। कहा नहीं, कोई भी गुड्स जो भी ये होता है इसमें कहीं भी जिसको गुड्स हम कह देते हैं उस पर कोई भी स्टैंप ड्यूटी चार्ज। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट में कहा गया कि आप चेयर ले जा रहे हैं, अगर कल के डेट में इस चेयर में कोई गड़बड़ी निकली, 100 200 500 जो भी चेयर हो आपने खरीदा, आपका बिजनेस जो है वो फिर वही जागराता करने का, जहां पे आप जो है वो क्या करते हैं, चेयर्स वगैरह जो है टेंट वगैरह हाउस आप रखे हुए हैं, तो आपने थोक के भाव से चेयर खरीदा। अब आपने कहा कि अगर कल के डेट में समय पे चेयर नहीं मिला या आपने पेमेंट नहीं दिया, तो दोनों ने लिखा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये फैसला आर्बिट्रेशन से करेंगे। बताऊंगा आर्बिट्रेशन क्या है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि आपने अपने सहमति से एक ऐसा इंसान चुना है जो आप दोनों को सेटलमेंट कराएगा। सेटलमेंट ही नहीं बल्कि बातों को सुनने के बाद ऑर्डर पास करेगा। तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने आर्बिट्रेशन चुना है। लेकिन लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज शुड बी स्टाम्प्ड। क्या होता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज स्टाम्प लगाना पड़ता है। कह रहे हैं कि अब अगर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जो सामान हम खरीद बेच रहे हैं उस पर ड्यूटी ही नहीं लगता है, क्योंकि वो किस कैटेगरी में आता है? गुड्स के कैटेगरी में। तो कहा सिर्फ इसीलिए कि उसमें हमने कौन सा क्लॉज डाला हुआ है? आर्बिट्रेशन क्लॉज, इसलिए उस पर हम स्टाम्प नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अगर सामान बेचने और खरीदने पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं है तो उसमें अगर हमने एक क्लॉज डाला है जो क्लॉज हमारा आर्बिट्रेशन का है, और कहा गया है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जब भी रहेगा तो वो जो है वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करेंगे? स्टाम्प लगाएंगे। तो वैसे केस में उस पर स्टाम्प लगाना कंपलसरी नहीं है। इट कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एनी स्टैंप। बिना स्टैंप के वो क्या हो सकता है? रजिस्टर्ड हो सकता है। क्लियर है ये बात? फिर बोलूं, क्लियर है? आर्बिट्रेशन क्लॉज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले क्या लगाते हैं? उस पे स्टैंप ड्यूटी। लेकिन कहा कि ये उस केस में जरूरी नहीं है। जब ये आर्बिट्रेशन क्लॉज क्यों लगा है? क्योंकि हमने जो है वो सामान खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसमें ये पॉइंट डाला है कि हम कोर्ट में जाकर के सेटलमेंट नहीं करेंगे। कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो कैसे करेंगे? आर्बिट्रेशन से। तो सिर्फ इस चीज के लिए कोई उस पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर हमारा मेन चीज स्टाम्प ड्यूटी से क्या है? एग्जम्प्टेड है तो, और अगर ऑलरेडी उस पे एग्जम्पशन नहीं है तो तब तो एक ही चीज पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, तब तो स्टाम्प ड्यूटी लगना ही है। एन इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपोजिटरी नॉट लायबल टू स्टाम्प ड्यूटी। कुछ याद आ रहा है? हाँ आते, ये हमने पढ़ा था कहां पे? बेनिफिट ऑफ। अगर आप शेयर्स आपके पास जो है वो किस फॉर्म में है तो उस पे नहीं लगे, लेकिन अगर ये फिजिकल फॉर्म में है और ये आप किसी को बेचते हैं तो जितने वैल्यू का ये बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पे करना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज आप फिजिकल मोड में नहीं, किस मोड में कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक। जो हमने टर्मिनल देखा हुआ है, आप ऑनलाइन उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो कहा गया कि इस पे कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। देखिए कहां का चीज किस जगह आता है, इसलिए हर चीज का एक दूसरे में थोड़ा बहुत क्या बना रहता है? लिंक। वहां तो बस इतना ही हमने पढ़ा था ना कि अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो स्टैम्प ड्यूटी, और ये स्टाम्प्ड एक्ट है तो इसीलिए ये बात ये भी कह रहा है। रिसीट, कोई भी चीज जब आप पे करते हैं, किसी भी चीज का जब आप कुछ पेमेंट करते हैं, तो चाहे ये पेमेंट कैश में हो, चाहे ये चेक के फॉर्म में हो, चाहे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे आपने प्रोमिजरी नोट्स, इनमें से कोई भी चीज अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट जो देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिसीट। आपने पैसा पे किया इंस्टीट्यूट में ही, इंस्टीट्यूट जो आपको देगी उसका नाम क्या होगा? रिसीट। अब देखिए एक और काम का चीज बता रहा हूं जिसपे आप उनका दिमाग खाएंगे, लेकिन याद रखिएगा उनके ऊपर भी मेरा ही हाथ है, उसमें भी बचाव का रास्ता जो है वो अवेलेबल है। तो कह रहे हैं कि रिसीट का मतलब बस इतना ही हुआ कि इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग सम काइंड ऑफ व्हाट? पेमेंट। आप कैश दीजिएगा तो भी रिसीट मिलेगा, और आप चेक से पेमेंट करेंगे तो भी। अगर आपने किसी का प्रोमिजरी नोट्स दिया 1 लाख रुपए का फीस के बदले में, तो भी वो क्या देंगे? रिसीट देंगे। अगर क्या दिया? अगर आपने जो है वो प्रोमिजरी नोट्स की जगह क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तब भी वो आपको क्या देंगे? तब भी वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो रिसीट देंगे। याद रखिए
रिसीट जो है वो हमेशा लेने के लिए आप अलाउड हैं, और ये आपका जो है वो राइट है कि आप उनसे क्या मांग सकते हैं, रिसीट मांग सकते हैं। एंड अगर आपने मांगा तो वो किसी भी शर्त पे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने क्या मांगा तो रिसीट। और ऐसा मैंने पहले ही सबको रिसीट दिला दिया, तो मेरे तरफ देख करके मत हंसिए। मिल गया है सबको या अभी भी? क्यों? तो वो तो आप जानिए, मैंने तो एक ही दिन सबको एक साथ, उस दिन सबको मिल गया था। अच्छा, उसके बाद जो कि उसका नहीं मिला है, चलिए फिर दिला देते हैं। तो ये जो है वो आपका राइट है, बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, आपने अगर पेमेंट किया, आपका प्रूफ तो वही है ना। कल को अगर डिनाई कर दे कि आपने कब पैसे दिए हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ जो है वो नहीं है, तो हमेशा लेना चाहिए। अब देखिए यहां पे लेटर एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ मनी और चेक इज रिसिप्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचरी हैज रिसीव्ड सम ऑफ ₹500 इज व्हाट अ रिसिप्ट। अगर किसी ने बस लिख दिया कि यस आपसे मैंने जो है वो 500 रुपए रिसीव किया और आपको दे दिया, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है कि ये क्या है, रिसीट। अब बात आती है कि रिसीट पे स्टाम्प ड्यूटी का क्या लेना देना है। ये रिसीट तो समझ में आ गया, लेकिन इस पे स्टाम्प ड्यूटी का क्या है। तो कहा गया कि एनी पर्सन रिसीविंग कितना पैसा, एनी मनी एक्सीडिंग कितना, 20 रुपीज और मोर। ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है। एनी मनी एक्सीडिंग हाउ मच, 20 रुपए या उससे ज्यादा आप किसी को पे कर रहे हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या प्रोमिजरी नोट्स जिसपे कितना वैल्यू मेंशन है, 500 रुपए से ज्यादा। तो अगर आप कैश दे रहे हैं तो 20 रुपए से ज्यादा, अगर आप चेक में दे रहे हैं तो कितने रुपए से ज्यादा का चेक है, 500 रुपए से ज्यादा का, या बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं तो कितने से ज्यादा, या प्रोमिजरी नोट्स भी दे रहे हैं तो कितने से ज्यादा, या आपने किसी से कर्ज लिया था और कर्ज की भरपाई हो गई। आपने जो है वो मान लीजिए कि ईशांत ने जो है वो रोहित से कर्ज लिया, रोहित ने मांगा, पहले तो ईशांत ने 2 दिया, लेकिन फिर बेचारे रो धो करके बोले दे दे मेरे पैसे, तो बोला चल दे देते हैं। अब उन्होंने जो पैसे दिए वो पैसे 501 रुपए हैं, 500 से ज्यादा होना चाहिए ना, तो कितने हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईशांत एंटाइटल है इस बात के लिए कि बोलेंगे चल अब मुझे रिसीट दे कि मैंने तेरा पेमेंट क्या किया है, कर्ज जो है वो चुका दे। सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट का मतलब होता है कर्ज की भरपाई करना, इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट, यानी आपका कर्ज पूरा हो गया, आपने पैसे दे दिए। शैल कौन से पर्सन के लिए शैल है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उनके लिए कंपलसरी है कि अगर आपने डिमांड किया, यानी आप पे कर रहे हैं, मान लीजिए इंस्टीट्यूट को पे कर रहे हैं और आपने जो पे किया है वो 20 रुपए से क्या है, 20 से तो ज्यादा ही है, लेकिन अभी काम की बात तो देखिए क्या है, शैल ऑन डिमांड बाय पर्सन पेइंग सच मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, गिव अ ड्यूली व्हाट, कौन सा रिसीट, स्टैंप रिसीट। अगर आप मांगते हैं तो रिसीट तो देंगे ही, साथ में क्या दे सकते हैं, वो स्टैंप्ड रिसीट जिसपे 1 रुपए का रिवेन्यू लगता है। अगर आप चाहें तो वो उनसे क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि रिसीट ऐसे नहीं, कौन सा रिसीट चाहिए हमें। और इंडियन स्टाम्प एक्ट कहता है कि 20 रुपए से ज्यादा का हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ यहां पे जो है वो गलती से बोलिएगा, अगर बाहर बोलिएगा बड़ी जोर से मारेगा, क्योंकि जो चीज मार्केट में नहीं चलता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग आप चलाना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल। आप कितने ही लोगों को 20 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट नहीं करते हैं, रिसीट तो दे देता है। जैसे कुछ सामान खरीदे, बल्ब खरीदे, कुछ खरीदे तो रिसीट देता है या नहीं। लेकिन अगर बोलिएगा क्या दो, एज पर लॉ उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन और क्या क्या वो देगा वो आप खुद रिस्क उठाएं कि वो रिसीट के साथ क्या दे। लेकिन लॉ कहता है कि आप एंटाइटल हैं स्टाम्प रिसिप्ट लेने के लिए। अब बात ये आती है कि हम आखिर स्टाम्प जो है वो कहते किसको हैं। तो कहा कि स्टाम्प जो है वो चाहे इम्प्रेस रहे, चाहे इनग्रेव्ड रहे, चाहे वो पेस्ट किया हुआ रहे, ये सिर्फ इस बात को बताता है कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी को हमने कुछ अमाउंट दिया है और ये अमाउंट सम एक्ट के अकॉर्डिंग दिया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टाम्प। उसका कोई भी शेप और कोई भी रूप हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, वो चिपका करके हो सकता है, वो एक कागज पे इंप्रेस्ड फॉर्म में हो सकता है। मतलब बस इतना है कि वी आर पेइंग समथिंग टू द गवर्नमेंट फॉर द रिवेन्यू, वो क्या कहलाया, स्टाम्प। 2 तरह के स्टाम्प है हमारे, एक है हमारा एडहेसिव स्टाम्प और एक हमारा क्या है, इंप्रेस स्टाम्प। एडहेसिव स्टाम्प वो स्टाम्प हुआ
जो हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे थूक लगाया और लगा दिया, इसीलिए उसको क्या बोल देते? नहीं, तो मत लगाइए आप थूक, आप उसमें जो है वो फेविकॉल लगा करके कीजिए, जैसे कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी पानी लगा के कीजिए, जो भी लगा के कीजिए, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव स्टाम्प। का मतलब है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एडहेसिव, वी आर यूजिंग इट एंड पेस्टिंग इट ऑन अ पेपर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडहेसिव स्टाम्प। और मैक्सिमम जितने भी आप जो है वो चिट्ठी वगैरह जो लिखते थे वो पोस्टल स्टाम्प है, वो ये स्टाम्प नहीं है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका आता है वो रहता है कि जब आप ये रिसीट वगैरह जो होगा, पेमेंट रिसीट, इस पे कौन सा स्टाम्प लगेगा? एडहेसिव स्टाम्प। इम्प्रेस स्टाम्प हुआ जहां पे ऐसे ही पेपर रहेगा और इस पेपर के इस पोर्शन में देखिएगा कलरफुल जो है वो छपा हुआ रहेगा। अब इसमें 2000 रुपए, 200 रुपए, जितने रुपए का रहेगा, और नीचे यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट को लिखे जाते हैं कि दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन दिस एंड सो पार्टी, और उसके नीचे ढेर सारे क्या लगाए जाते हैं? नॉर्मल पेजेस लगाए जाते हैं। तो ये कौन सा स्टाम्प कहलाएगा? जितने भी तरह के प्रॉपर्टी वगैरह बाय और सेल होता है वो सब किस पे होता है? वो सब आपका इंप्रेसिव किस पे होगा? इंप्रेसिव पे या आपका एडहेसिव पे? सब इंप्रेसिव पे होता है। एडहेसिव स्टाम्प का इस्तेमाल होता है जब आप किसी को टोकन मनी देते हैं, जब किसी को बयाना देते हैं, जब आप किसी को एडवांस में कुछ पैसे देते हैं, उन चीजों के लिए जब वो आपको रिसीविंग देते हैं तो दैट इज किस पे देते हैं? वो एडहेसिव जो है वो स्टाम्प लगा के देते हैं। तो एडहेसिव स्टाम्प ध्यान से सुनिएगा किसी पेज पे लगाया जाता है, और इंप्रेसिव स्टाम्प जो होता है वो एक पेज ही होता है जिसका अपर पोर्शन क्या रहता है? स्टाम्प्ड रहता है। अगर इसमें हम देखें कहीं ना कहीं इसके ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब जो है वो आपके कहलाएं कौन सा? एडहेसिव। और इंप्रेसिव जो आपका रहेगा वो, रुकिए, या क्या ये देखिए, ये इस तरह से आपका बना रहेगा ऊपर के पेज पे, और नीचे जो है आप क्या करते हैं? उसी डॉक्यूमेंट को लिख रहे होते हैं। यानी ये जैसे आपका है कि इसका ऊपर का पोर्शन जो है ये जितने भी पेपर हैं ये सब क्या है आपका? सब इंप्रेसिव है। जिसमें देखिए ऊपर में जो है आपका क्या लगा हुआ है? ऊपर में आपका जो है वो स्टाम्प, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सारे डॉक्यूमेंट के चीज लिखे हुए, चाहे जिसमें भी आप देखें, यहां देखें, यहां देखें। और जो हमारा एडहेसिव है वो किस फॉर्म में रहेगा? वो हमारा टिकट के फॉर्म में रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, नहीं तो फिर अगले टेस्ट में ऐसे ही 1 2 3 में डील कीजिएगा। तो थोड़ा सा बात को समझ करके चलिए। कहीं भी किसी भी चीज में आप जरूरत से ज्यादा काबिल सिर्फ और सिर्फ तभी हैं जब आपकी काबिलियत जो है वो रिजल्ट में दिखे। अदरवाइज कोशिश हर जगह की थोड़ा अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए, ताकि जो है वो उस चीज को आप कैपिटलाइज कर सके। क्योंकि ऐसा ही हुआ होगा जब सीएमएसएल का कोई चीज होगा, सब कुछ बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान सा चीज है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है? क्योंकि बहुत सिंपल सा ही चीज बोला था कि बेनिफिट ऑफ व्हाट? बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कोई उसमें कोई और एस्पेक्ट नहीं था। लेकिन जब लिखने की बारी आई तो उसमें 0 1 2 3 ऐसे करके जाने लगे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि अगर कहीं इंप्रेसिव या कहीं पे एडेसिव स्टाम्प पूछ दिया जाए तो सोच के देखिएगा कि ये बहुत आसान सा चीज है, लेकिन क्या आप इसको लिख पाने में कैपेबल हैं? क्योंकि एग्जाम में क्या करना रहेगा? इसे लिखना रहेगा। तो एडेसिव स्टाम्प के बारे में मैंने बोला कि जब आप किसी पेपर पे उस स्टाम्प को क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, वो क्या हो गया? एडेसिव स्टाम्प।
impressive stamp is already pasted on a piece of paper and we can start our agreement beyond the printed area. Printed area से देखिए नीचे देखिए इन सारे जगहों पे जो है वो लिखने का काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो इसके नीचे हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो ये क्या कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया इंप्रेसिव स्टैम्प कहलाया। आइए यहां पे वापस आते हैं। अब इस स्टैम्प पेपर को हम लोग कह रहे हैं कि एक केस है, इस केस में इन्होंने कहा ये है मेवा कुमारी वर्सेस पता नहीं क्या बॉडी। इन दिस केस it was held that instrument is duly stamped if it has been duly stamped at the time of what? Execution। किस समय? Execution के समय ही properly क्या होना चाहिए, ये stamped होना चाहिए and is admissible in evidence though the stamp is subsequently क्या हुआ, remove or lost। पॉसिबल है कि हमें एक रिसीट मिला या हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला, हमने उस पर प्रॉपर ड्यूटी का क्या लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते होंगे स्टैंप हट भी जाता है, पेपर म्यूटिलेट हो जाता है। तो अगर किसी भी तरह से वो म्यूटिलेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एविडेंस एक्ट के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, इस जजमेंट को देने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा कोर्ट का? पहले जजमेंट क्या था, क्लियर है, कहा कि उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाया गया था और वो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो प्रॉपरली जो है वो वैलिड स्टाम्प ड्यूटी था, जितने रुपए का था उतने का लगाया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो म्यूटिलेट हो गया। म्यूटिलेट का मतलब होता है पेज वगैरह मुड़ जाना, खराब हो जाना, उखड़ने लगते हैं, तो वो उखड़ गया, खराब हो गया। तो कल के डेट में जब हम उसको एविडेंस एक्ट के तहत लेकर के गए तो कागज तो है, ऊपर वाला गायब या वो उखड़ पुखड़ बराबर है। अब ऐसे केस में कहा गया कि ये एज इट इज वैलिड माना जाएगा कि जैसे अभी भी इस पे क्या लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है। क्यों? वेरी गुड, बस वेरी गुड, बस इतना सिंपल सा ही कंसर्न है। और यही बाकी लोग सोचेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये फट से आपके दिमाग में आया, और अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो क्लास में ही रहिए दिमाग को लेकर के, तो जाकर के फटफट ये चीज दिमाग में आएगा। और ये बच्चे बहुत जरूरी है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। और सीएस में 40% एक सब्जेक्ट में लाना है और 50% एग्रीगेट लाना है तो सारे बच्चे पास होंगे। सीए में इससे आसान मैंने कोई एग्जाम नहीं देखा है। ग्रेजुएशन की तरह तो है, जिसको भी 50% आएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि क्या पढ़ के आप पास हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वहां पे तय होगी। तो थोड़ा, और ये आदत होता है, अगर आपका अलर्ट और अटेंटिव रहने का आदत रहेगा तो हर जगह आप सुनेंगे और उसमें काम का बात फट से आपको ध्यान रहेगा। और नहीं तो फिर जब जरूरत के समय इसी तरह का कोई अप्लाइड चीज पूछा जाएगा तो लगेगा अच्छा ये क्या था, क्या करे। सिंपल सा मतलब है, स्टाम्प एक्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ? गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिले। गवर्नमेंट का रिवेन्यू का पर्पस पूरा हुआ या नहीं? भाई बिल्कुल हुआ। जब हमने इस चीज को किया था तो हमने उससे स्टाम्प ड्यूटी दिया ना। अब अगर वो हट ही गया तो उससे गवर्नमेंट से रिवेन्यू का पैसा भी हमारे जेब में आ गया क्या? इसीलिए बोला गया कि ये परफेक्टली क्या है, वैलिड है। और यही मैं आगे बतलाऊंगा कि पूरा का पूरा जो है वो स्टाम्प दिख रहा है, एकदम टनाटन साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन अगर ये कम वैल्यू का है तो हमसे वो पैसे उतने दिन बाद भी वसूले जाते, वरना बोला जाता है इसको एविडेंस हम नहीं मानेंगे। यहां पे पूरे पैसे दे दिए, उखड़ गया, कोई बात नहीं, गुड, लेकिन वहां पे सब दिख रहा है, लेकिन शायद 100 रुपए का कम हमने स्टाम्प लगा दिया था, तो बोला जाएगा हम इसको जो है वो एविडेंस नहीं मानेंगे जब तक आप इस पे क्या नहीं करते हैं, वो स्टाम्प जो है आप प्रॉपर्ली पेस्ट नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टाम्प। ये बेसिकली कौन सा एस्पेक्ट है, ये कौन से स्टाम्प के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंप्रेस स्टाम्प या एडहेसिव? कैसा था एडहेसिव स्टाम्प? छोटा छोटा स्टाम्प जैसा ही, ये क्या बोलते, टिकट जैसा ही बना हुआ था हमारा। कह रहे हैं कि इसको क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन ये चीज आपके इंप्रेसिव स्टाम्प के साथ नहीं है। तो किसके साथ है? सिर्फ एडहेसिव स्टाम्प के साथ। और ये क्यों? मैंने आपको बोला भी था कि मेरा और मेरे छोटे भाई का बड़ा अच्छा दुकान चल रहा था, बिजनेस। और ये बिजनेस तब का है जब हम छोटे छोटे थे। उस समय क्या होता था, चाचा और मामा लोग, ये लोग उस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे जब हम लोग टिंगने थे। तो ये लोग जो है वो उस समय यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस समय
कॉरेस्पॉन्डेंस से भेजा जाता था, यानी कि आज की तरह ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते थे। आप एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए और उसमें जो है वो 2 इन्वेलप दीजिए। एक वो इन्वेलप जिसपे आपका एडमिट कार्ड आएगा और एक जिसमें आप सब डाल करके भेजेंगे, और उस पे ना स्टाम्प ऊपर में लगाया जाता था, पोस्टल स्टाम्प, रजिस्ट्री वगैरह करने के लिए। और उधर से भी जो लेटर आएगा उसके लिए पहले से आप स्टाम्प लगा दीजिए और उस पे अपना पता वगैरह लिख दीजिए। उनका काम है बस एडमिट कार्ड डाल कर क्या करेंगे, भेज देंगे। अभी ना आप देखते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। वो कैसे आता था, वो पोस्ट से आता था और लोग बड़े परेशान रहते थे। नहीं आया तो दिया रहता था कि 3 दिन पहले, 2 दिन पहले पहुंचिए उस जगह पे, दूर में सेंटर है, दूर मतलब दूसरे दूसरे स्टेट में, वहां जाइए और फलाने जगह पे जो है वो लग करके 1 दिन पहले पहले अपना एडमिट कार्ड निकाले, उसमें जो फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म का फोटो कॉपी ले जाइए, दुनिया भर का पैतरा। मैं ये बता रहा था कि उस पे जो है वो स्टाम्प लगाया जाता था। जब भी कोई चिट्ठी या कोई चीज आता था तो हम दोनों भाई सबसे पहले दौड़ते थे पोस्टमैन का आवाज सुनते ही। इसलिए नहीं कि किसका चिट्ठी आया है पढ़ेंगे, पढ़ने से तो हमें ऐसा एलर्जी था कि हम अपना किताब कॉपी ना पढ़े चिट्ठी कौन पढ़ रहा है। लेकिन उस पे ये देखते थे कि कहीं जो है वो स्टाम्प लगाने में वो जो मुहर लगाता था डाकिया, तो कितने बार क्या होता था कि यही अगर मान लीजिए कि आपका इन्वेलप है और यहाँ पे अगर स्टाम्प ऐसे करके लगा हुआ है, तो कुछ स्टाम्प लगाने, बहुत सारे स्टाम्प लगे होते थे अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से आया है तो। अब अगर मान लीजिए कि डाकिया ने स्टाम्प मारा और ऐसे करके मारा कि सब जगह हो जाए, लेकिन ऐसे किया, इसमें जो है वो इस तरह से किया, फिर ऐसे किया, अब ये 2 बच गया, ये 2 हमारी कमाई थी। हम लोग इसको उखाड़ लेते थे और अपने पास रखते थे। चाचा या मामा लोग जब फॉर्म भर रहे होते थे, कभी कभी ऐसा होता, उसके लिए तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो दूर होता था धूप वगैरह में, 2-2 रुपए के स्टाम्प तो 4 रुपए हमारे कमाई हो गए। हम लोग अब उनको बोलते थे ठीक है 4 रुपए दीजिए, दे देते हैं। वो लोग भी कैसे हम लोग के साथ करते थे, बोलते थे कौन सा तुम खरीद के लाए हो, 2 रुपए देंगे, देना है। हम लोग भी सोचते थे अब ग्राहक तो कोई और मिलेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इनको ही दे देते हैं। तो यही हम लोग भी जो है वो फ्री की चीज जिसकी कीमत 4 रुपए हो सकती थी, वो कितने में दे देते थे, 2 रुपया उनका बच गया, क्योंकि चाचा पापा से पैसे लेते थे फॉर्म भरने का और वो 4 रुपया लेते थे उस स्टाम्प का, और हमें कितना देते थे, 2 रुपए। कभी कभी तो हम चाचा को जो है वो हम लोग कहते भी थे कि तब पापा को बोल देंगे कि आपके 2 रुपए क्या हो गए, बच गए। तो बोलते हैं ठीक है, फिर जाना अगले दिन मूवी पिक्चर वगैरह जाएंगे तो किनके साथ जाएंगे, हम लोग तो छुटकन की महाभारत थे, तभी जा सकते जब चाचा लोग क्या करेंगे, चाचा या मामा ले जाएंगे। फिल्म में कुछ समझ उमझ में नहीं आना है, बस एक ही चीज आता था, हीरो जब मारपीट कर रहे हैं तो ढिशुम ढिशुम, लेकिन कम से कम ये होता था 3-4 घंटे पढ़ने नहीं पड़ेंगे ना, तो चलो भाई कुछ भी करा लो, पढ़ने से बच जाए। तो कह रहे कि इसीलिए रूल बनाया गया कि स्टाम्प जब आप एडहेसिव चिपकाएंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करने का मतलब है कि आपने जिस भी डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प लगाया है, आप ही जो है उस पे या तो अपना इनिशियल कर दीजिए, या इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या आप एक क्रॉस लाइन खींच दीजिए। इनमें से किसी भी तरीके से आप उसकी क्या कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने जो है वो कैंसिल नहीं किया एडहेसिव स्टाम्प को, तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट को रिवेन्यू अभी तो मिल गया है, लेकिन उसी को ही कोई क्या करेगा, उखाड़ करके अगर कहीं और लगा देगा, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो गया या नहीं गया। हम ही लोग जो पोस्टल डिपार्टमेंट करते थे, अगर वो 4 रुपए का स्टाम्प हम लोग नहीं उखाड़े रहते, अगर उस पर लग गया रहता मुहर, तो बताइए गवर्नमेंट को और 4 रुपए आते या नहीं आते। ऐसे ऐसे कितने 4-5 रुपए हमने जो है वो क्या किए थे, गवर्नमेंट के जो है वो छीने थे और अपने हक में लिया था। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टाम्प का मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है कि वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब बस ये है कि फर्दर उसको किसी और जो है वो जगह पे यूज नहीं किया जा सके। कहा कि यही चीज अगर आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर आपका स्टाम्प है और ये आपका जो है वो इंप्रेसिव स्टाम्प है, तो कहा गया कि एक कागज पे आपने जो है एक डीड बनाया, और ये डीड जो बना इसमें ऊपर में आपका इंप्रेसिव स्टाम्प लगा हुआ है, और नीचे आपने क्या किया, आपने लिखा दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन दिस डेट बिटवीन दिस पर्सन एंड दैट पर्सन, ये आपने लिखा। कहने की इसका मतलब ये नहीं कि कल के डेट में आधा तक लिखा था, अब यहां पे आधा से एक नया लिख दो। यहां था दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन अंकित एंड सचिन,
अब यहां पे चलेगा दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन विपुल एंड हर्ष, और दोनों भाई मिलकर के जो है वो चारों मिलकर के 200 रुपए क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि चल इसी पे जो है वो चारों का क्या हो गया, डील हो गया। कहा नहीं, एक स्टाम्प पेपर पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी और एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। और कोई और एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो वो उसी एग्रीमेंट का पार्ट है तो उसको लिखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों के बीच में एक ही स्टाम्प पेपर पे दो एग्रीमेंट वैलिड। जैसे हमने क्रॉसिंग जो किया था उसके पीछे वजह क्या था, क्रॉसिंग के पीछे का भी वजह यही था कि अगर हमने उसको यूज कर लिया तो फर्दर कोई उसको यूज नहीं कर पाए। ये क्या था, इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका स्टाम्प हुआ है तो इंप्रेसिव है तो एक बार, और एडहेसिव है तो भी उसको जो है वो दोबारा यूज नहीं किया जा सके। अब अगर कोई भी स्टाम्प है तो उसे कितने दिन के भीतर जो है इंस्ट्रूमेंट पे स्टाम्प लगाना जरूरी है। मतलब आपने जो है वो कोई एग्रीमेंट किया, पॉसिबल है कि ये एग्रीमेंट आपने इंडिया में किया या एग्रीमेंट कहां पे किया, इंडिया से बाहर किया, तो कितने दिन के भीतर अगर इंडिया में किया तो उस पर स्टैंप लगना चाहिए, और इंडिया से अगर बाहर किया तो उसमें इंडिया आने के बाद कितने दिन पे लगना चाहिए। अगर हमने स्टाम्प ड्यूटी लगाया ही नहीं तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस है, हमने लगाया लेकिन उसका वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं है, कम है, हमने लगाया लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा है, तो क्या वो हमें वापस लौट सकता है। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।